हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो आज सभी को पता है कि हमारे जो है वो जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में जो है वो हम नंबर वाइज जो जितने भी नए जिले बने हैं उसके बारे में उनके बारे में पढ़ रहे थे, उनके बारे में अच्छी अच्छी डिटेल्स, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ जाती है। इन सभी बातों के बारे में जो है वो हम क्लासेस ले रहे थे। अब जो है वो हमने इतने जिले करवा दिया, ऑलमोस्ट हम जीत ही गए हैं। मतलब कि हमने जो नए जिले जो थे वो पूरे कंप्लीट करवा दिया। अब जो है वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचा है, यानी कि केकड़ी जिला बचा है। तो इस केकड़ी जिले यानी कि इसमें ज़्यादा डिटेल से कुछ नहीं आता है, क्योंकि नाम जितना ऐसे है ना कि केकड़ी सा, वैसे जो है ये जिला है। यानी कि इतनी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं आती है, थोड़ी सी आती है। उनको जो है वो आप नोट्स बना लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाती हूँ, आप जो है वो कॉपी में नोट्स बना लिया करो। बहुत हमारे लिए इतने जिला दर्शन ऐसे पढ़ने, मतलब इतना पढ़ने तक जो है वो बहुत ही है। तो आप जो है वो इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि इतनी मेहनत से हम जो है वो आपके लिए कंटेंट उठा के लेके आते हैं। फिर आप जो है वो ऐसे वीडियो देख के जो है वो ऐसे जो है वो वेस्ट कर देते हो, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि मैं जैसे जैसे नोट्स बनाते जाती हूँ ना, वैसे वैसे आप जो है वो लिखते जाना, यानी कि नोट्स बनाते जाना। अब हम शुरू करते हैं कि केकड़ी जिले में जो है वो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने जितने भी जिले पढ़े हैं, उनके जो उपखंड आते हैं, उनकी जो तहसीलें आती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, पता है आपको। यानी कि हमने जो है वो घोषणा से लेकर जो है वो इनके पूरे जितने भी यहाँ तक की जो दुर्ग, बावड़ी, किले और किलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कौन कौन से दुर्ग आ जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने पढ़ाई की है। तो वैसे ही जो है वो इस जिले के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस जिले के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो क्लास का जो आपका लिंक जो होता है वो आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो और जितने भी एग्जाम्स, यानी कि जितने भी जो वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आते हैं, उनका एग्जाम शेड्यूल, उनका कैलेंडर, उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप सबसे पहले जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड नेक्स्ट ये आता है कि आप मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट टेलीग्राम चैनल पर कर लेना, यानी कि आप मुझे जो वो मैसेज कर देना, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगी और आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे उनको जो है वो सॉर्ट आउट करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। अब हम शुरू करते हैं केकड़ी जिले के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, वरना वीडियो जो है वो हमारा लंबा हो जाएगा और हमारी जो डिटेल्स जो है वो छोटी हो जाएंगी। इसलिए हम केकड़ी जिले के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि केकड़ी जिले का जो वो प्राचीन नाम क्या आता है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि हमने जितने भी जिले पढ़े हैं उनके कोई ना कोई प्राचीन नाम जरूर आ जाता है। और पहले जो थे वो नहीं पूछते थे, यानी कि प्राचीन नाम के बारे में कुछ नहीं आता था। लेकिन अब जब एक एक जिला बन गया है, अलग अलग जिला बन गया है, तो जिले के अकॉर्डिंग जो है वो प्राचीन नाम जरूर पूछ लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि केकड़ी जिला जो आता है इसका प्राचीन नाम क्या आता है। तो इसका प्राचीन नाम जो आता है वो कनकावती आता है। कनकावती आता है या कनकावत आता है। यानी कि हमने देखा था कि केकड़ी जिला जो आता है इसका प्राचीन नाम क्या आ जाता है। तो केकड़ी जिले का प्राचीन नाम जो आता है वो कनकावती आता है या कनकावत आता है। अब आप बोलोगे कि इसका नाम कनकावती या कनकावत क्यों रखा गया है। तो वहां की जो एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम जो था वो कनकावती था, यानी कि कनकावती राजकुमारी था। तो उस कनकावती राजकुमारी के नाम पे जो है वो केकड़ी जिले का नामांकन किया गया था, यानी कि प्राचीन नाम रखा गया था कनकावती या कनकावत के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट आता है कि अब जो है वो जितने भी जिले हैं वो कौन कौन से संभाग में आते हैं। आप सभी को पता है कि 3 नए संभाग बना दिए गए, एक तो पाली संभाग, बांसवाड़ा संभाग और सीकर संभाग। तो संभागों के बारे में भी जो वो क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि सभी में जो है वो संभागों में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हुआ है। तो आपको जो वो साथ साथ में जिला दर्शन के साथ साथ में जो संभाग जो है उनको भी कवर कर लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि केकड़ी जिला जो है वो किस संभाग में आता है। तो केकड़ी जिला जो है वो अजमेर संभाग में आएगा। अब अजमेर से अलग हुआ तो ऑब्वियस बात है, ऐसे याद रख लेना कि अजमेर संभाग में आएगा। तो केकड़ी जिला किस संभाग में आएगा, तो ये अजमेर संभाग में आएगा। अजमेर संभाग में जो वो केकड़ी जिला आएगा। अब राजस्थान के कितने जिले हैं जो कि अजमेर संभाग में आते हैं, हम ये भी देखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी जो फैक्ट्स हैं उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम ऐसे बोल देंगे कि किस संभाग में आता है तो अजमेर संभाग में आता है, बस खत्म कहानी। ऐसे हम नहीं करने वाले हैं, हम जो है वो हर चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान के कितने जिले आते हैं। राजस्थान के 7 जिले, राजस्थान के 7 जिले जो है वो अजमेर संभाग में आते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 7 जिले कौन कौन से आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो पहला तो हम ले लेते हैं अजमेर को। अजमेर के बाद में अगर हम देखें तो अजमेर से विभाजित होकर एक नया जिला बनाया गया था ब्यावर, और अजमेर से विभाजित करके हमारा केकड़ी बनाया गया था, जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक जो आ जाता है वो शाहपुरा आ जाता है, एक आता है टोंक डिस्ट्रिक्ट जो आता है ये भी किस में आता है, तो ये अजमेर में आता है। और एक आ जाता है हमारा नागौर गया था, यानी कि
हम बात कर रहे थे अजमेर संभाग के बारे में। तो अजमेर संभाग में राजस्थान के कुल कितने जिले आ जाते हैं? तो राजस्थान के 7 जिले जो वो अजमेर संभाग में आते हैं। पहला खुद अजमेर आता है। अजमेर को विभाजित करके ब्यावर बनाया गया था और अजमेर को विभाजित करके ही केकड़ी को बनाया गया था, जो कि हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि नागौर भी जो है वो अजमेर संभाग में आता है। नागौर को विभाजित करके डीडवाड़ा कुचामन बनाया गया था और फिर जो है वो भीलवाड़ा को विभाजित करके शाहपुरा बनाया गया था, लेकिन बेचारे भीलवाड़ा को छोड़ दिया गया। भीलवाड़ा को कहा गया कि आप रहने दो और अजमेर संभाग में जो है वो हम सिर्फ शाहपुरा को लेंगे। तो फिर शाहपुरा को भीलवाड़ा से विभाजित करके जो है वो नया जिला बनाया गया था और टोंक जो आता है वो भी अजमेर संभाग में आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अजमेर संभाग में आने वाले 7 जिले। अब हम बात करते हैं कि जो केकड़ी जिला जो आता है इसके लिए जो है वो पहले बात हम कर लेते हैं कि कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी, कौन सी कमेटी का गठन किया गया था नए जिले बनाने के लिए? तो नए जिले बनाने के लिए जो वो राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया था। अब आता है कि क्वेश्चन आता है कि राम लुभाया कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 21 मार्च 2022 को राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया था। फिर जो है वो 6 माह के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। 6 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। अब 6 माह के लिए कार्यकाल कहां से लेकर कहां तक बढ़ाया गया? तो 13 मार्च 2023 से लेकर 13 सितंबर 2023 तक जो है वो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इनके द्वारा 19 नए जिले दिए गए थे और 3 नए संभाग दिए गए थे। 3 नए संभाग कौन से आ जाते हैं? तो एक तो पाली संभाग आता है, एक बांसवाड़ा संभाग आता है और एक और आ जाता है हमारा सीकर संभाग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फिर जो है वो इन जिले बनाने की घोषणा कब की गई थी, यानी कि घोषणा भी तो होगी ना, तो इनकी घोषणा कब की गई थी? तो 17 मार्च 2023 को इनको जिला बनाने की घोषणा करी गई थी। अब आता है कि मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब मिली थी? मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी थी? तो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट आता है कि इसमें अधिसूचना कब जारी की गई थी? अधिसूचना जारी कब की गई थी? तो अधिसूचना जारी की गई थी 6 अगस्त 2023 को तो अधिसूचना जारी की गई थी। फिर आता है कि अधिसूचना लागू कब हो गई थी, यानी कि अधिसूचना लागू या फिर इन सभी जिलों का स्थापना दिवस, यानी कि सभी जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त 2023 को इन जिलों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये तो आती है हमारी डिटेल। और एक आता है कि किस बजट में जो वो घोषणा करी गई थी, यानी कि हमारे कौन से बजट में जो वो नए जिले बनाने की घोषणा करी गई थी? तो 2023-24 का जो बजट जो था उसमें नए जिले बनाने की घोषणा करी गई थी। यानी कि हमारे जितने नए जिले जो आते हैं उनको बनाने की घोषणा कौन से बजट में की गई थी? 2023-24 में की गई थी। 21 मार्च 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया था, राम लुभाया कमेटी का, नए जिलों का गठन करने के लिए। तो फिर इनका जो वो कार्यकाल 6 महीने के लिए इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, कार्यकाल को और आगे बढ़ाया। और वो कार्यकाल कहां से लेकर कहां तक बढ़ाया गया था? तो 13 मार्च 2023 से लेकर 13 सितंबर 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। इन्होंने 19 जिले और 3 नए संभाग दिए थे। 3 नए संभाग कौन कौन से आ जाते हैं? तो पाली संभाग आ जाता है, बांसवाड़ा संभाग आ जाता है, सीकर संभाग आता है। ज्यादा स्पीड से खींच रहे, थोड़े धीरे धीरे चलेंगे। ओके, घोषणा कब करी गई थी? तो 17 मार्च 2023 को घोषणा करी गई थी कि भाई हम नए जिले बना रहे हैं। नेक्स्ट आता मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब दी थी? हमारे पूरी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2023 को। फिर अधिसूचना जारी हो गई थी 6 अगस्त 2023 को। अधिसूचना लागू या सभी जिलों का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 7 अगस्त 2023 को। मतलब क्या आता है कि केकड़ी जिले का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। ये तो हुई हमारी बेसिक से जानकारी। अब हम बात करते हैं कि केकड़ी जिला जो आता है इसमें कितने उपखंड आ जाते हैं और कितनी तहसीलें आ जाती है। तो इसमें जो है वो टोटल 5 तो इसमें उपखंड आते हैं, 5 इसमें उपखंड आते हैं और तहसीलें कितनी आ जाती है? 6 इसमें तहसील आ जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम 5 उपखंड कौन कौन से आते हैं और 6 तहसीलें कौन कौन से आती है? तो ये जो कनकावत और अजमेर संभाग में आने वाले जिले जो है वो आप सारे नोट कर लेना। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें उपखंड कौन कौन से आ जाते हैं? तो केकड़ी में जो है वो उपखंड एक तो जो है वो केकड़ी खुद आता है उपखंड के रूप में, ठीक है। एक जो है वो भिनाय आता है, भिनाय तहसील अगर हम देखें तो पहला जो आता है वो केकड़ी तहसील आती है।
केकड़ी तहसील आती है, और एक जो आती है वो भिनाई तहसील आती है, भिनाई तहसील आती है। एक सरवाड़ा तहसील आती है, सरवाड़ तहसील आती है। एक सावर तहसील आती है। एक जो है वो टाटोटी आती है, टाटोटी आती है। और एक टोडा रायसिंग आती है, टोडा रायसिंग तहसील आती है। ये जो है वो टोटल 6 जो है वो इसमें तहसीलें आ जाती है, यानी कि केकड़ी जिले में 6 तहसीलें आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो केकड़ी जिला जो है वो हमारे राजस्थान के कुल कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, यानी कि कुल कितने जिलों के साथ में सीमावर्ती है, यानी कि सीमा साझा करता है। तो अगर हम बात करें तो केकड़ी जिला जो आता है वो राजस्थान के सॉरी केकड़ी जिला जो है वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है अंतर्वर्ती जिला है, यह अंतर्वर्ती जिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि किसी राष्ट्र के साथ वह अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता है। तो राजस्थान के 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अब राजस्थान के 5 जिले कौन से आ जाते हैं, तो एक तो ब्यावर के साथ तो करेगा, अजमेर से विभाजित हुआ है तो अजमेर के साथ करेगा, इसके साथ में जो है वो शाहपुरा के साथ में करेगा केकड़ी जिला, और एक जो है वो टोंक के साथ में सीमा साझा करेगा, और एक भीलवाड़ा के साथ में सीमा साझा करेगा। यानी कि केकड़ी जिला जो आता है वो कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है, तो ये 5 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। 5 जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो ब्यावर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, शाहपुरा आ जाता है, टोंक आ जाता है, भीलवाड़ा आ जाता है। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि केकड़ी जिले के साथ में राजस्थान के कितने जिले जो है जो कि नए जिले बने हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो एक तो शाहपुरा जो कि नया जिला बना है, और एक ब्यावर जो कि नया जिला बना है। तो 2 जिले ऐसे आ जाते हैं जो कि केकड़ी जिले के साथ में सीमा साझा करते हैं, 2 नए जिले, यानी कि 2 नए जिले हैं जो कि केकड़ी जिले के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केकड़ी जिले में जो है वो प्रमुख नदियां कौन कौन से आ जाती है। पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहाँ पे आता है। तो सबसे ज्यादा बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के प्रथम सहकारी बैंक के संबंध में, कि ये क्वेश्चन जो वो बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक कहाँ पे आ जाता है। इसके स्थापना के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर ये कहाँ पे आ जाता है उसके बारे में जो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक जो आता है वो भिनाई में आता है। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक भिनाई में आता है, और इस सहकारी बैंक की स्थापना कब करी गई थी, तो 1905 में जो है वो इस सहकारी बैंक की स्थापना करी गई थी। यानी कि राजस्थान के प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कब करी गई थी, तो 1905 में करी गई थी। और कहाँ पे आ जाता है, तो ये भिनाई में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो केकड़ी जिला जो आता है यहाँ पे कौन सी नदी आ जाती है, यानी कि प्रमुख नदियों के बारे में बातें करते हैं। तो आप ये सारे जो है वो फैक्ट्स नोट कर लेना। जैसे ही मैं बोर्ड से साइड हटूँ, आप वीडियो को बीच में जो है वो रोक कर और ये सारे नोट कर लिया करो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो वो प्रमुख नदी कौन सी आ जाती है, मतलब केकड़ी जिले में जो वो प्रमुख नदी कौन सी आती है। तो अगर हम प्रमुख नदियों के बारे में बात करें, प्रमुख नदी, क्योंकि हम बांध को जो है वो नदियों के माध्यम से ही आपको बता देंगे, और तालाब भी आपको बता देंगे कि यहाँ पे जो वो बुद्ध सागर तालाब आता है, बुद्ध सागर तालाब, यानी कि यहाँ पे केकड़ी जिले में कौन सा तालाब आ जाता है, तो बुद्ध सागर तालाब जो आता है वो केकड़ी जिले में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नदी कौन कौन सी आ जाती है, तो प्रमुख नदी जो आती है उसमें सबसे प्रमुख नदी जो मानी जाती है वो बनास नदी मानी जाती है, बनास नदी। और नेक्स्ट जो मानी जाती है वो एक डाई नदी यहाँ पे आ जाती है। एक जो आती है वो यहाँ पे खारी नदी आती है।
यानी कि ये तीनों नदियां जो आती है वो केकड़ी जिले से होकर गुजरती हैं, या केकड़ी जिले का संबंध जो है वो इन तीनों नदियों से आता है। तो अब ये तीनों नदियां जो है वो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम जो है वो इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जो है वो इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है बनास नदी, उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम जो है वो एक पहाड़ी आती है ऐसे करके, और इस पहाड़ी का नाम आता है खमनोर की पहाड़ी। ये क्वेश्चन भी आया था रीट मेंस में। रीट मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बनास नदी कहाँ से गुजरती है, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से जो है वो बनास नदी गुजरती है। तो सबसे पहले ये नदी जाती है राजसमंद, राजसमंद के बाद में जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जाती है, यानी ये जाती है राजसमंद, राजसमंद के बाद में ये जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ये नदी जाती है अजमेर में, अजमेर के बाद में केकड़ी, केकड़ी के बाद में टोंक, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। ये तालाब के बारे में लिख लेना, बुद्ध सागर तालाब जो वो केकड़ी जिले में आता है। विभाजित कितने जिलों को करके किया गया था, अजमेर और टोंक को किया गया था। टोंक से कौन सा उपखंड लिया गया था, टोडा रायसिंग लिया गया था। फिर अगर हम बात करें तो ये सवाई माधोपुर, यानी कि ये केकड़ी, केकड़ी के बाद में ये टोंक में जाती है, मतलब पहले जो है मतलब अजमेर मतलब भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ये केकड़ी में जाती है, केकड़ी के बाद में जो है वो इसके ऊपर आपको पता ही है केकड़ी के बाद में जो अजमेर आता है, तो फिर ये जाती है अजमेर में, अजमेर, अजमेर के बाद में ये जाती है टोंक में, टोंक के बाद में जाती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर के बाद में जो ये रामेश्वरम स्थान आता है, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती है जाके, चंबल नदी में, चंबल नदी में विलय हो जाती है, चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है। यानी कि ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, फिर राजसमंद, राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में जाती है केकड़ी, केकड़ी के बाद में जाती है अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में जाके जो वो चंबल नदी में विलय हो जाती है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे जो ये त्रिवेणी धाम का निर्माण करते हैं, यानी कि त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं, त्रिवेणी संगम। रामेश्वरम में जो है ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती है, तो एक तो बनास नदी करती है, एक जो है वो सीप नदी करती है, एक जो है वो चंबल नदी करती है। रामेश्वरम में चंबल, बनास और सीप नदी जो है वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसको त्रिवेणी धाम के नाम से भी जाना जाता है। और रामेश्वरम में जाके जो है ये किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है रामेश्वरम में। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राजस्थान के 7 जिलों में, राजस्थान के 7 जिलों में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान के 7 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। इसकी अगर हम टोटल लंबाई के बारे में बात करते हैं तो कहीं पे कुछ मिलती है, कहीं पे कुछ मिलती है, लेकिन आप 512 किलोमीटर याद रख लेना। यानी कि कहीं पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगी, कहीं पे कुछ, लेकिन 512 किलोमीटर जो है वो आप याद रख लेना। अब हम बात करते हैं कि जो बनास नदी जो आती है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, वन की आशा, वर्णासा आदि नदी, मतलब आदि नामों से जो है वो इसको जाना जाता है। बनास नदी का जो ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, ये क्वेश्चन रीट मेंस में भी जो है वो पूछा गया था, तो आप ध्यान से पढ़ लेना। एक इसके बारे में फैक्ट बन जाता है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी,
नदी कहते हैं, यानी कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में ही जो है वो इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसीलिए राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आ जाती है, क्योंकि राजसमंद से तो ये स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर जाके जो है वो सवाईमाधोपुर हमारे जिले में जो है वो इसका विलेज जो है वो चंबल नदी में हो जाता है, और इसका जो पानी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ले जाके गिराती है। यानी कि ये है जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, यानी कि जो बनास नदी जो आ जाती है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है। अब हम जो है वो इसके ऊपर कुछ बांध आते हैं, कुछ डैम्स आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्टली जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता है, क्योंकि अभी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुए हैं, तो इसलिए जो है वो ध्यान में रख लेना कि बनास नदी के ऊपर राजस्थान के कुल कितने बांध आ जाते हैं। तो बनास नदी के ऊपर जो है राजस्थान के 5 बांध आते हैं, यानी कि बनास नदी पर राजस्थान के कुल कितने बांध आ जाते हैं। तो अगर हम बांध के बारे में बात करते हैं, डैम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पहला बांध जो आता है वो नंद समंद बांध आता है, और ये नंद समंद बांध कहाँ पे आ जाता है, तो ये आता है हमारा राजसमंद में, यानी कि नंद समंद बांध जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो नंद समंद बांध जो है वो राजसमंद में आता है। यानी कि राजस्थान में जो है वो बनास नदी के ऊपर कुल कितने बांध आते हैं, तो बनास नदी के ऊपर जो है वो टोटल 5 बांध आते हैं। 5 बांध में जो है वो नंद समंद बांध आता है, जो कि कहाँ पे आ जाता है, तो ये राजसमंद में आता है। एक बांध और आता है, राजसमंद का ही बांध आता है, भागीरी डैम, ये भी राजसमंद में आता है। तीसरा जो आ जाता है वो मारतूकुंडिया बांध आता है, और ये मारतूकुंडिया डैम जो आता है वो कहाँ पे आ जाता है, तो ये चित्तौड़गढ़ में आता है। चित्तौड़गढ़ में मारतूकुंडिया बांध आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो यानी कि मारतूकुंडिया बांध आ जाता है, और एक बिसलपुर बांध आता है, यानी कि केकड़ी में जो है वो बिसलपुर बांध आता है। बिसलपुर बांध जो है वो पहले कहाँ पे आता था, तो टोंक में आता था, अब जो है ये केकड़ी में आता है, टोडा रायसिंग। यानी कि जो पहले बिसलपुर बांध जो था वो कहाँ पे आया करता था, तो ये आया करता था टोडा रायसिंग टोंक में बिसलपुर बांध आया करता था, जो कि रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब जो है ये बांध जो है वो केकड़ी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो वो टोडा रायसिंग जो टोंक में आता था वो अब केकड़ी में शामिल कर लिया गया, इसलिए ये जो है वो केकड़ी में आता है। टोडा रायसिंग बांध, इस जो बिसलपुर बांध जो आता है, इसके संबंध में ये फैक्ट्स बन जाता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण जो है उसके बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको, लेकिन निर्माण जो है वो मतलब किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था नाबार्ड के सहयोग से। और एक जो है वो 5वां डैम यहाँ पे आ जाता है इश्रद्धा बांध, जो कि सवाईमाधोपुर में आता है। 5वां बांध कौन सा आ जाता है, इश्रद्धा बांध कहाँ पे आ जाता है, तो ये बांध आता है सवाईमाधोपुर में। यानी कि बनास नदी के ऊपर जो है वो राजस्थान के कुल कितने बांध आ जाते हैं, तो बनास नदी के ऊपर राजस्थान के जो वो 5 डैम आते हैं, 5 बांध आते हैं, जिसमें कि पहला जो आता है वो नंद समंद बांध आता है, जो कि राजसमंद में आता है, और एक और जो है वो चित्तौड़गढ़ में मारतूकुंडिया आ जाता है। राजसमंद में जो है वो एक बांध और आता है, जो कि भागेरी बांध आता है। चित्तौड़गढ़ में जो वो मारतूकुंडिया बांध आ जाता है। फिर आता है केकड़ी में बिसलपुर बांध आता है, जिसका निर्माण करने में सहयोग दिया था नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। और फिर आता है कि जो सवाईमाधोपुर जो आता है, इसमें इश्रद्धा बांध आ जाता है। टोटल 5 बांध जो है वो बनास नदी के ऊपर राजस्थान में जो है वो आते हैं। अब हम जो है वो बात करते हैं दूसरी नदी के बारे में, जो कि हमारी शॉर्ट एंड सिंपल सी नदी आ जाती है, वो आती है डाई नदी। डाई नदी के संबंध में क्या फैक्ट्स बन जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा डाई नदी जो है उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना कुछ नहीं आता है। ये भिनाई के निकट से ही जो है वो डाई नदी निकलती है, जो कि केकड़ी व टोंक से जो है वो इसका क्षेत्र आता है, और ये त्रिवेणी संगम बनाती है बिशलपुर में ही। बिशलपुर में डाई नदी और खारी नदी और बनास नदी, डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी जो आती है वो बिशलपुर बांध क्या आता है, सॉरी, बिशलपुर में जो वो त्रिवेणी संगम बनाती है। तो अब हम पढ़ते हैं डाई नदी के बारे में। डाई नदी जो आती है, डाई नदी के बारे में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बनता है। इसका उद्गम, डाई नदी का उद्गम भिनाई के निकट से
भिनाई के निकट से डाई नदी का उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र केकड़ी और टोंक आ जाते हैं, इसलिए हम जो है वो डाई नदी को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बनाते हैं या इसका निर्माण करते हैं, कौन से में करते हैं, तो बिशलपुर में करते हैं। बिशलपुर में करते हैं। बिशलपुर में कौन कौन सी नदियाँ करती है, तो एक तो बनास नदी करती है, डाई नदी करती है और खारी नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर जो वो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है, तो बिशलपुर में करती है। अब बिशलपुर कहाँ पे आता है, तो ये केकड़ी में आता है, क्योंकि पहले बिशलपुर टोडा रायसिंह में आया करता था। अब खुद टोडा रायसिंह जब केकड़ी में आ रहा है तो बिशलपुर जो है वो भी कहाँ पे आ जाएगा, केकड़ी में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे फैक्ट जो है वो आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी के बारे में जो कि खारी नदी आ जाती है। खारी नदी, क्योंकि अभी हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी आ जाती हैं, इसके बारे में भी जो हम पढ़ेंगे। तो पहले ये बात करें तो खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। यानी कि खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। ये राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा ये है इसका प्रवाह क्षेत्र। राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, यानी कि खारी नदी जो है वो पहले राजसमंद से निकलती है, तो राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और फिर जो है ये राजमहल टोंक में जाके विलय हो जाती है। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा से विभाजित होकर नया जिला बना है, उसके बाद में केकड़ी जो कि अजमेर जिले से विभाजित होकर नया जिला बना है, अजमेर और टोंक जिले से। फिर ये राजमहल टोंक में जाके जो है वो समाप्त हो जाती है। मतलब हम पढ़ रहे थे खारी नदी के बारे में। इसका उद्गम बिजराला की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, राजमहल, टोंक में जाके जो है वो इसका विलय हो जाता है। ठीक है, ये हमने जो है वो प्रमुख जो केकड़ी जिले से प्रवाहित प्रवाह क्षेत्र जो बनाने वाली नदियाँ जो आती है उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक जो है वो संत आ जाते हैं जिनका नाम आता है संत पीपा की गुफा, संत पीपा की छतरी, संत पीपा के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। संत पीपा की छतरी जो आती है वो गागरोन में आती है, गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में आती है। मंदिर कहाँ पे आ जाता है, तो मंदिर जो आता है वो समदड़ी, और समदड़ी अब कहाँ पे आता है, तो बालोतरा में आता है। ये बाड़मेर में बिल्कुल भी मत कर देना। अब समदड़ी जो आता है वो बालोतरा में आता है, तो इनका मंदिर कहाँ पे आ जाता है, तो ये समदड़ी बालोतरा में आता है। अब आता है इनकी गुफा जो वो टोडा रायसिंह, पहले टोंक में आया करती थी, लेकिन अब जो है वो टोडा रायसिंह केकड़ी में आता है। आपको 20 बार बता दिया है, तो अब ध्यान में रख लेना कि ये अब संत पीपा की गुफा जो आती है वो टोडा रायसिंह केकड़ी में आएगी। छतरी कहाँ पे आएगी, तो गागरोन में आएगी, गागरोन के दुर्ग में या गागरोन में। अब आता है संत पीपा का मंदिर कहाँ पे आ जाता है, तो समदड़ी बालोतरा में संत पीपा का मंदिर आता है। अब हम बात करते हैं तो ये है दर्जी समाज के आराध्य देव आते हैं। यानी कि संत पीपा जो आते हैं वो दर्जी समाज के आराध्य देव आते हैं। और एक यहाँ पे जो है वो हाड़ी रानी की बावड़ी आ जाती है। हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी जो आती है वो भी अब वर्तमान में केकड़ी जिले में आती है। हाड़ी रानी की बावड़ी जो आती है वो केकड़ी जिले में आती है। एक आपको क्वेश्चन बताएंगे कि हाड़ी रानी की अर्ध सोपन
मतलब हाड़ी रानी का अर्ध सोपन दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आ जाता है, तो ये सवाईमाधोपुर में आता है, क्योंकि इसके संबंध में जो है वो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था कि हाड़ी रानी की बावड़ी तो कहीं और आती है और हाड़ी रानी की जो ये अधूरा सोपन, यानी कि हाड़ी रानी का जो अधूरा सोपन जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में आता है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे आता है, तो ये सवाईमाधोपुर में आता है। यानी कि हाड़ी रानी का अधूरा सोपन, जिसको हाड़ी रानी के अधूरे सोपन के नाम से जाना जाता है, वो रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग में जो वो हाड़ी रानी का अधूरा सोपन आता है, यानी कि हाड़ी रानी का अधूरा सोपन जो आता है वो रणथंभौर दुर्ग में आता है। एक अगर हम बात करें तो हाड़ी रानी की बावड़ी जो आती है वो किस जगह पे आ जाती है, तो ये टोडा रायसिंह में आती है। टोडा रायसिंह में जो वो हाड़ी रानी की बावड़ी आ जाती है। अगर हम बात करें तो हाड़ी रानी की आकृति कैसे आती है, हाड़ी रानी की बावड़ी की आकृति कैसे आती है, तो आयताकार आती है, आयताकार। यानी कि हाड़ी रानी की बावड़ी की आकृति कैसी आ जाती है, तो आयताकार आती है। टोडा रायसिंह सॉरी, पहले टोंक में आया करता था, अब ये केकड़ी में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के रूप में भिनाय के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं भिनाय। यहाँ कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। यहाँ की कोड़ा मार होली जो वो प्रसिद्ध है, यानी कि भिनाय की क्या प्रसिद्ध आती है, तो कोड़ा मार होली यहाँ की प्रसिद्ध है। ये बगड़ावतों की धरा आती है, ये है बगड़ावतों की धरा है। यानी कि भिनाय के बारे में ये कहा जाता है कि ये बगड़ावतों की धरा आती है, या इसको बगड़ावतों की धरा कहते हैं, क्योंकि देवनारायण जी व उनके पिता स्वाई भोज ने भिनाय के राव दुर्जन साल के साथ युद्ध किया था। क्यों किया था, कि देवनारायण जी व इनके पिता स्वाई भोज ने भिनाय के राव दुर्जन साल के साथ युद्ध किया था। कि देवनारायण जी व इनके पिता जो स्वाई भोज आते हैं, उन्होंने जो है वो भिनाय के राव दुर्जन साल के साथ युद्ध किया था। अब आता है कि जब कोड़ा मार होली भिनाय में खेली जाती है, तो आपको एक होली के बारे में और बता देते हैं जो कि कहाँ खेली जाती है, ये केकड़ी में खेली जाती है। इधर वाले फैक्ट सारे नोट कर लेना कि संत पीपा की गुफा कहाँ आती है, टोडा रायसिंह केकड़ी में आती है, छतरी कहाँ आती है, गागरोन दुर्ग में आती है। मंदिर कहाँ आता है, तो समदड़ी बालोतरा में आता है। बालोतरा पहले समदड़ी बाड़मेर में आया करता था, अभी जो है वो बालोतरा में आता है। ये दर्जी समाज के राधे देव आते हैं। हाड़ी रानी की बावड़ी केकड़ी टोडा रायसिंह में आती है, पहले टोडा रायसिंह टोंक में आता था, याद रखना। हाड़ी रानी का अधूरा सोपन, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता देते हैं, जो कि रणथंभौर दुर्ग में आता है। आकृति जो आती है वो आयताकार आती है हाड़ी रानी की बावड़ी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो एक होली के बारे में अगर हम बात करें तो अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है, तो ये केकड़ी में खेली जाती है। और कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है, तो वो भिनाय में खेली जाती है। ये दोनों होलियों के बारे में जो वो आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। एक जो है वो एक व्यक्ति विशेष का संबंध आ जाता है, जिनका नाम आता है बागोजी, या इनको जो वो नागोजी के नाम से भी जाना जाता है। बागोजी या नागोजी जाट भवाई नृत्य के जनक प्रवर्तक आ जाते हैं। भवाई नृत्य के जो जनक या प्रवर्तक जो आते हैं वो बागोजी या नागोजी जाट आते हैं। ठीक है, अब भवाई नृत्य क्या है, तो ये चमत्कारी नृत्य है।
चमत्कारिता का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि 5, 10 या 15, 20 मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। थाली या गिलास के किनारे पर, थाली या गिलास के किनारे पर नृत्य किया जाता है। यानी कि थाली व गिलास के किनारे पर नृत्य किया जाता है। 5 नृत्य, भवाई नृत्य मूलतः भवाई नृत्य जो है वो मूलतः केकड़ी का आ जाता है, केकड़ी का आता है। लेकिन यह किस क्षेत्र का विशेष है? यह क्षेत्र तो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सॉरी, भवाई नृत्य जो आता है वो मूलतः तो केकड़ी का आता है, लेकिन ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य से एक महिला का संबंध आता है जिनका नाम अश्मिता काला आता है। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रूप में आपको पूछ लेंगे। तो अश्मिता काला का भवाई नृत्य से क्यों संबंध आता है? तो वो इसलिए संबंध आता है क्योंकि अश्मिता काला ने 111 घड़े सर पे रख के जो है वो नृत्य किया था। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 111 घड़े सर पर रखकर नृत्य किया था। यानी कि जो अश्मिता काला जो आती है उनका करंट अफेयर के रूप में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि उन्होंने 111 घड़े सर पर रखकर जो है वो डांस किया था, नृत्य किया था। एक जो है वो यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन सी गायों की नस्ल पाई जाती है? तो यहाँ पे अगर हम गाय की नस्ल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिर, अजमेरी, रंडा, गोवंश। ये गोवंश जो आता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये केकड़ी व अजमेर में पाया जाता है। ये हमें केकड़ी व अजमेर में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक गांव आता है जिसका नाम सांकड़िया आता है। सांकड़िया गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो ये सांकड़िया गांव जो आता है वो गोंडवाना पक्षी के बारे में आप सभी को पता है कि इनका जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया था? तो यानी कि गांव आता है सौंकड़िया गांव जो आता है इसमें सौंकड़िया गांव कहाँ पे आ जाता? तो ये केकड़ी में आता। अभी गोंडवान पक्षी की शरण स्थली, यानी कि सौंकड़िया गांव जो आता है वो कहाँ पे आता है? तो ये केकड़ी में आता है और ये गोंडवान पक्षी की जो वो शरण स्थली आता है। अब हम जो वो कुछ गोंडवान पक्षी के बारे में बातें जान लेते हैं। आईयूसीएन की लिस्ट में शामिल इनको किया गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। आईयूसीएन की लिस्ट में शामिल है गोंडवाना पक्षी। राज्य पक्षी का दर्जा इनको कब दिया गया था? तो 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। 2013 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिशन चलाया गया था। यानी कि 2013 में जो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था और आईयूसीएन की लिस्ट में जो है वो गोंडवाना पक्षी को शामिल किया गया है क्योंकि इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह जो है वो बहुत शर्मीला पक्षी आता है। यानी कि इसके उपनाम क्या क्या आ जाते हैं? तो अगर हम इनके उपनाम के बारे में बात करें तो गोंडवाना पक्षी जो आता है इसको सोहन चिड़िया के नाम से इसको जाना जाता है। सोहन चिड़िया के नाम से इसको जाना जाता है। हुकना पक्षी के नाम से इसको जाना जाता है। हुकना पक्षी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह जो वो हुकारे मारता है, ऐसे इसलिए जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। माल मोरडी के नाम से जाना जाता है।
माल मोरडी के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तो हाड़ौती क्षेत्र में जो है वो इसको माल मोरडी के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको जो है वो गोंडवाना के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम, क्योंकि ये नाम तो आप सभी को पता है, लेकिन इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो आता है वो इसका क्या आ जाता है, तो इसका नाम जो आता है वो क्रायोटिस नाइग्रोसिप्स आता है। क्रायोटिस नाइग्रोसिप्स, क्रायोटिस नाइग्रोसिप्स जो आता है वो इसका वैज्ञानिक नाम आता है। और इसको जो वो माल मोरडी के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र में जो वो माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो जो केकड़ी जिला जो आता है, यहाँ पर जलवायु कैसी आ जाती है, क्योंकि जलवायु जो पाई जाती है वो उपाद्र शुष्क जलवायु प्रदेश है, यानी कि यह जो है वो उपाद्र शुष्क जलवायु प्रदेश आता है। अगर हम कोपेन के अनुसार अगर हम देखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, अगर हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वो CW यानी कि CWG प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। यानी कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे CWG प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। थारन वेट के अनुसार यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो थारने वर्ट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे जो है वो यहाँ पे CAW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, CAW। ठीक है, अगर हम टीवोर्थ के अनुसार अगर हम देखें, टीवोर्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो BSH और CAW प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो केकड़ी जिले में जो वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उप आर्द्र शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो CWG पाई जाती है। थॉर्नेवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो CAW पाई जाती है। टीवोर्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे दो प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिल सकती है, BSH और CAW प्रकार की जलवायु यहाँ पे मिलती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है, यानी कि मिट्टी कैसी पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी के संबंध में भी जो है क्वेश्चन कर लेते हैं आजकल, क्योंकि रीट मेंस में तो जो है वो सोयल का मिट्टी का जो वो टॉपिक ही है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है। तो यहाँ पे मृदा जो है वो नवीन भूरी मृदा या कांप मृदा पाई जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम नवीन भूरी मृदा या कांप मृदा क्यों पाई जाती है, तो वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। यानी कि यहाँ से जो वो बनास नदी गुजरती है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है, इसी वजह से यहाँ पे जो वो भूरी मृदा पाई जाती है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र होने की वजह से जो है वो यहाँ पे नवीन भूरी या फिर कांप मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केकड़ी जिले में और क्या आ जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो आती है वो अभी भी जो है वो अजमेर में आती है, लेकिन ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो आती है वो केकड़ी में आती है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो आती है वो अब जो है वो केकड़ी में आ जाती है, क्योंकि सरवाड़ा में जो वो ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह आती थी। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पे आती थी, तो सरवाड़ा में आती थी। अब सरवाड़ा तहसील या उपखंड के रूप में किस जिले में आ गया है, तो ये केकड़ी में आ गया है। तो अभी जो है वो ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पे आएगी, तो ये केकड़ी में आएगी। और एक यहाँ पे जो वो छोटी मज़ार के बारे में आपसे क्वेश्चन कर लेंगे, तो हम देख लेते हैं कालू मीर की मज़ार। यानी कि यहाँ पे जो है वो एक मज़ार आती है, कालू मीर की मज़ार। क्योंकि मोस्टली तो ये है कि आपसे जो वो इतना ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो सरवाड़ा में जो वो कालू मीर की मज़ार आती है और एक मामू साहिब की दरगाह आती है जो कि विजयनगर रोड में आती है। मतलब कालू मीर की मज़ार कहाँ पे आ जाती है, तो ये सरवाड़ा में ही आती है, सरवाड़ में ही आती है। सरवाड़ कहाँ पे आता है, केकड़ी में आती है।
एक यहाँ पे जो है वो मामू साहब की दरगाह आती है। और ये मामू साहब की दरगाह कहाँ पे आ जाती है, तो विजयनगर, मतलब मामू साहब की दरगाह कहाँ पे आती है, तो विजयनगर रोड केकड़ी में आती है। अब ठीक है, मामू साहब की दरगाह जो आती है वो विजयनगर रोड केकड़ी में आती है। मामू साहेब की दरगाह, मामू साहेब की दरगाह जो आती है वो विजयनगर रोड केकड़ी में आती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो और कौन कौन से फैक्ट्स बन जाते हैं भिनाई से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक जो है वो फेल्सपार, यानी कि अगर हम कुछ खनिज के विषय में अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे कुछ खनिज के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो तांबड़ा गार्नेट के नाम से इसको जाना जाता है, रक्तमणि के नाम से इसको जाना जाता है। लाल रंग का होता है, ये लाल रंग का होता है तांबड़ा। लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यानी कि तांबड़ा व गार्नेट, मतलब तांबड़ा जिसको गार्नेट के नाम से भी जाना जाता है, रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है, ये लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो तांबड़ा जो है वो ज्यादातर तो मोस्टली तो जो है वो रंगमहल टोंक में पाया जाता है। रंगमहल क्या, राजमहल टोंक में पाया जाता है, लेकिन ये हमारे सरवाड़ा केकड़ी में भी जो है वो देखने को मिलता है। वैसे तो ये जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध या सर्वाधिक, यानी कि तांबड़ा जो है वो सर्वाधिक तो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये राजमहल टोंक में जो है वो सर्वाधिक है, राजमहल टोंक में सर्वाधिक है। लेकिन ये सरवाड़ जो कि कहाँ पे आता है, अब केकड़ी, सरवाड़ केकड़ी में भी जो है वो हमें तांबड़ा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक खनिज और मिल जाता है, फेल्सपार, क्योंकि फेल्सपार जो था वो पहले अजमेर में ही आता था। फेल्सपार जो था वो पहले अजमेर में आता था, लेकिन अब ये अजमेर के साथ साथ में जो वो केकड़ी में भी मिलता है, क्योंकि अजमेर से विभाजित होकर तो केकड़ी बनाया, तो फेल्सपार खनिज जो आ जाता है वो केकड़ी में भी आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक गांव आता है मेहरकला गांव, जो कि कहाँ पे आ जाता है, टोडा रायसिंह केकड़ी में आता है। मेहरकला गांव जो आता है वो टोडा रायसिंह केकड़ी में आता है, मेहरकला गांव। और ये मेहरकला गांव जो आता है वो टोकरी व चटाई के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो टोडा रायसिंह केकड़ी जो आता है, यहाँ पे एक गांव आ जाता है जिसका नाम मेहरकला गांव आता है, जो कि टोकरी व चटाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ जो है वो मतलब उद्योग में या फिर हस्तकला में अगर हम बात करें तो आप ये ध्यान में रख लेना, ट्यूशन तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी क्या पता बन जाए, तो आप ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमुख दुर्ग कौन कौन से आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे प्रमुख दुर्ग कौन से आते हैं। केकड़ी जिले में प्रमुख दुर्ग जो आता है उसमें एक तो जो है वो सावर का दुर्ग आता है, जो कि केकड़ी में आता है। एक सरवाड़ का दुर्ग आता है, ठीक है। यानी कि ये जो दो जो है, यानी कि सावर और सरवाड़, ये तो उपखंड और तहसीलों के रूप में भी आपको याद रह जाएंगे। तो एक सावर का दुर्ग या सावर का किला, एक आता है लाल पठान का दुर्ग, यानी कि सरवाड़ा का दुर्ग या सरवाड़ा का किला, या लाल पठान का दुर्ग या लाल पठान का किला, क्योंकि पहले छोटे छोटे होते थे दुर्ग भी, किले के रूप में भी देख सकते हैं इसको। ये जो आता है वो टोडा रायसिंह में आता है, और अब ये टोडा रायसिंह कहाँ पे आता है, तो ये केकड़ी में आता है। मतलब यहाँ पे जो है वो कौन कौन से दुर्ग या किले आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक तो सावर का दुर्ग या सावर का किला आता है, और एक जो वो सरवाड़ा का दुर्ग या सरवाड़ा का किला आता है, और एक जो वो लाल पठान का दुर्ग या लाल पठान का किला आता है।
लाल पठान का दुर्ग या लाल पठान का किला जो आता है वो टोडा रायसिंह में आता है। टोडा रायसिंह कहाँ गया? केकड़ी में आ गया। मतलब केकड़ी से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट्स बन सकते थे वो सारे फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो इनके जो है वो नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि इतना अच्छा जो है वो आपको बुक्स में भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी मज़ार कहाँ पे आती है। सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे कवर करवाई हैं, तो आप ये सारे नोट्स बना लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। एंड सभी जो है वो अपने ग्रुप्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।